आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज ग्रुप ऑफ स्टडी में। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो आज प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि बहुपद क्या होता है, कैसे इसमें जितनी वैल्यूज़ हैं, इनसे रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं, उन सभी बातों पर आज आपसे के साथ चर्चा होगी। हम आपको सिखाएंगे उन सभी बातों को जिनसे आप बोर्ड एग्जाम में इनसे जुड़े प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक नंबर को अंकों को अर्जित कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम आपको ले चलते हैं बहुपद की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों बहुपद की। बहुपद होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा इसकी ये होती है, डेफिनेशन इसकी ये होती है कि ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात प्यारे बच्चों क्या हो, धन पूर्णांक हो। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो कैसी होनी चाहिए, वो चर की घात जो होनी चाहिए वो धन पूर्णांक होनी चाहिए। यानी ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात धन पूर्णांक हो, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्यारे बच्चों हम कहेंगे बहुपद। यानी बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें उपस्थित चर की घात वो कैसी होती है, धन पूर्णांक होती है। दो फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक धन पूर्णांक और दूसरा चर की घात। चर के बारे में आप जानते हो, चर क्या होता है प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स में हमने जितना पढ़ा है या जब से हम बीजगणित का अध्ययन कर रहे हैं तब से लेकर आज तक कर अल्फाबेट में हमारे जो इंग्लिश की वर्णमाला है उसमें एक्स वाई जेड इन सभी को चर माना जाता है। ये लास्ट के 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम वेरिएबल चर कहते हैं, जिनको वेरिएबल कहा जाता है। तो बात इन्हीं की घातों की होगी। अब घात की अगर हम बात करें, व्यंजक की घात, दूसरा वर्ड जो आपका है उसमें व्यंजक की घात। तो घात क्या होती है प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी व्यंजक को लिखते हैं तो उसमें चर की जो अधिकतम घात होती है, उसे कहा जाता है उस बहुपद या उस व्यंजक की घात। जैसे आपके सामने दो व्यंजक लिखे गए हैं, एक है ax प्लस बी और दूसरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसमें चर कौन है, x है। तो x की जो सबसे ज्यादा घात है, यहां पर सबसे ज्यादा घात कितनी है, एक घात कभी लिखी नहीं जाती, ये ऑलरेडी मौजूद होती है। ये हमेशा क्या होती है, मौजूद होती है, हमेशा छिपी रहती है चर की घात में। अगर चर लिखा है ऊपर कोई घात नहीं लिखी तो उसका मतलब होता है कि उस पर कितनी घात है, उस पर एक घात है। तो यहां पर चर की अधिकतम घात है एक। तो इस तरीके से अगर बात करें, यहां पर देखो दो बार चर का प्रयोग हुआ है, एक बार एक्स स्क्वायर है, दूसरी बार है एक्स। तो पहली बार जो है उसमें x की घात कितनी है, 2 और यहाँ कितनी है, 1। तो यहाँ घात है 2, यहाँ घात कितनी है, यहाँ घात है 1। तो सबसे ज्यादा कौन है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा घात है, जो सबसे अधिक घात है वो अधिक घात है इस व्यंजक के लिए। अधिक घात सबसे ज्यादा कितनी है, 2। इस व्यंजक के लिए सबसे अधिक घात कितनी है, 2। तो इस कारण इस व्यंजक की जो घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से हम घातों का मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरीके से हम घातों को ज्ञात करते हैं कि किसी व्यंजक की घात जो होती है, कोई व्यंजक आपको बड़ा सा व्यंजक दे दिया जाए, कई पदों में व्यंजक दे दिया जाए, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, काफी कुछ ऐसे लिख दिया जाए। जैसे हम आपके लिए लिखते हैं 2x प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3, या यहाँ पर आप लिख सकते हो 5। तो अब आप बात करें इनमें सबसे ज्यादा की, तो देखो यहाँ पर एक घात है, 3 है, 2 है, 4 है, 5। तो सबसे ज्यादा कौन है, 5 है, सबसे अधिक है 5। इस कारण इस बहुपद की या इस व्यंजक की, अभी हम बात कर रहे हैं व्यंजक की, तो इस व्यंजक की जो सबसे अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। सबसे अधिक घात, पूरे व्यंजक की सबसे अधिक घात कितनी है, 5। तो व्यंजक की घात 5 होगी। सबसे अधिक घात वही कहलाती है व्यंजक की घात। तो ये होती है व्यंजक की घात। तो हमें यही देखना है किसी भी व्यंजक में कि वो घात कैसी हो, वही जो व्यंजक है उसमें जो चर की घात है वो कैसे होनी चाहिए, धन पूर्णांक। अब बात करते हैं धन पूर्णांक की। धन पूर्णांक ये दो वर्डों से मिलकर के बना है। यहां बात करेंगे हम इसकी धन पूर्णांक की, तो ये धन और पूर्णांक दो वर्डों से मिलकर बना है। धन का मतलब आप जानते हो प्लस होना, जैसे एक जीरो, आपका जीरो को छोड़ दिया है तो ये आपका है 1 2 3 4
5। प्लस चिन्ह कभी किसी अंक के आगे लिखे नहीं जाते, तो अगर किसी अंक के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो वो सारे अंक कैसे माने जाते हैं, वो प्लस माने जाते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 ये सब प्लस है। नेगेटिव साइन के लिए क्या होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये सब कैसे हो गए, ये ऋण हो गए। तो हमें क्या बात करनी है, हमें केवल बात करनी है धन की। तो हमें बात करनी है केवल धन की। तो देखो धन क्या होता है आपका, ये ऐसे आपके अंक लिखे गए हैं 1 2 3 4। अब दूसरी बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक प्यारे बच्चों जो होता है पूर्ण अंक होना। पूर्णांक का भी अगर विच्छेद करें तो आप बात करो किसके लिए, पूर्ण और अंक दो को मिला करके क्या बनता है, पूर्णांक आपका। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। तो कैसा अंक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। अब पूर्ण अंक के लिए क्या नहीं होना चाहिए, अब बात देखो, धन अगर होगा तो ऋण नहीं होगा, तो हम धन पूर्णांक के लिए क्या कह सकते हैं कि वो ऋणात्मक ना हो। कैसा नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और धन पूर्णांक के लिए क्या कह सकते हैं कि वो कैसा ना हो, वो भिन्नात्मक ना हो। वो कैसा ना हो, वो भिन्नात्मक ना हो। तो किसी भी व्यंजक की घात वो कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, तब वो क्या होगी, वो एक धन पूर्णांक होगी। इस तरीके से अगर कोई व्यंजक है जिसमें उपस्थित चर यानी x y z में से कोई हो जिस पर वो व्यंजक, जिसमें वो व्यंजक लिखा गया हो, में उपस्थित जो चर आपका है अगर उसकी घात कैसी हो, धन पूर्णांक हो, यानी वो ऋणात्मक ना हो, यानी वो कैसी हो, भिन्नात्मक ना हो, तो ऐसे व्यंजक को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यंजक को हम कहते हैं बहुपद। आइए कुछ एग्जांपल्स आपको हम दिखाते हैं। जैसे अगर आपने ये लिख लिया 2x + 5, आपने लिखा 3x² + 5x + 6, आपने लिख लिया 7x + 2, या आपने लिखा 3x³ + 4x² + 5x + 6। ये देखो, ये जो है ये जितने लिखे गए हैं, अगर आप इनकी घात की बात करें, यहाँ इसकी घात कितनी है, घात की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी घात है 1। यहाँ इसकी घात कितनी है, वो भी 1 है, क्योंकि चर की घात अधिकतम 1 है। यहाँ की घात की बात करें सबसे ज़्यादा है 2, यहाँ इसकी बात करें हम तो सबसे ज़्यादा है 3। तो घातों की बात करें तो इसकी घात है 1, इसकी घात है 1 और इसकी भी घात है 2, और ध्यान से देखा जाए तो इसकी घात कितनी है, 3 है। तो ये सब जो घातें हैं या जो घातों का मान है वो कैसा है, वो ध्यान से देखो, ये भी धन है, ये भी धन है, और ये भी सभी क्या है, धनात्मक संख्या है। और ये ऋणात्मक नहीं है, ये भिन्न भी नहीं है, ये कैसे है, पूर्ण अंक है, तो धन पूर्णांक हुए। तो ऐसे व्यंजक जिनमें चर की अधिकतम घात या जो चर की घात वो धन पूर्णांक होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो आपके इस चैप्टर में बहुपद के प्रकार की बात की गई, जिसमें से आपको 3 प्रकारों के बारे में पढ़ना है। लेकिन धन बहुपद के प्रकार कैसे डिफाइन कैसे किए जाते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं, तो जो बहुपद का प्रकार है वो भी निर्भर करता है किस पर, घात के आधार पर। घात के आधार पर ही बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। प्यारे बच्चों, जितनी घात होगी उसी के अनुसार उसका नाम होगा, यानी जितने उसकी घात उसी के अनुसार उसका नाम। जैसे हम बात करें सबसे पहले प्रकार की, तो जैसे हमने एक ये रूप ले लिया, जनरल फॉर्म पर को लेकर हम चलेंगे। जैसे जनरल फॉर्म हमने ले लिया ax + b। अब आप ax + b की घात की बात करते हैं, तो घात इसकी कितनी हम लिखेंगे, इसकी घात लिखेंगे अधिकतम कितनी, 1 लिखेंगे। अब अगर हमने इसकी घात 1 लिखी तो आप ध्यान से देखो, इसकी अधिकतम घात है 1, और 1 घात होने पर हम इसे क्या कहेंगे, इसे अगर कहें तो कह सकते हैं एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। और इसी को नाम दिया जाता है, इसी को कौन सा नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं हम लोग कौन सा, रैखिक बहुपद। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद, अब इसके लिए डेफिनेशन बन सकती है रैखिक बहुपद के लिए, क्या कह सकते हैं हम, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, चर की घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा व्यंजक आप लेते हैं, जैसे कॉमन व्यंजक
ax² प्लस bx प्लस c। अब अगर इसके घात की बात की जाए, इसके घात की अगर हम बात करें तो इसके घात है कितनी, 2 है, इसकी घात है 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे द्विघात। देखो सीधा सा नाम, जितनी घात वही नाम, 2 घात है तो द्विधन घात यानी द्विघात, मतलब द्वि का मतलब होता है 2 और घात तो आप जान ही रहे हो, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा ये क्या होगा, द्विघात बहुपद। इसी तरीके से थर्ड ले सकते हैं आप क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब बात करें हम इसके घात की, तो इसकी घात कितनी है, 3 है, और जिसकी घात 3 होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इन्हीं तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें से 2 के बारे में आपको विशेष करके पढ़ना है और तीसरे का इंट्रोडक्शन। आपके चैप्टर में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक गवर्नमेंट के थ्रू आप पर लागू हुई है, उस बुक में इन दोनों के बारे में आप पढ़ोगे, इन दोनों का आलेखीय निरूपण पढ़ोगे आप, इन दोनों के मूलों को ज्ञात करोगे आप, इनके बारे में आप पढ़ोगे। लेकिन जो त्रिघात बहुपद है जिसकी अधिकतम घात है 3, उसके बारे में केवल आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। और एक ऐसा वर्ड जो इन सभी में इस्तेमाल होगा वो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है शून्यक। इस पर हम चर्चा करेंगे, शून्यक क्या होता है, शून्यक क्या होता है। देखिए, हम जिन बहुपदों को पढ़ेंगे उनमें प्रयुक्त चर का मान, और वह मान जिसको रखने के बाद बहुपद का जो मान है वो शून्य के बराबर हो जाए, यानी शून्यक की अगर हम डेफिनेशन दें तो शून्य की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि बहुपद में प्रयुक्त वह चर या प्रयुक्त चर का वह मान, प्रयुक्त चर का वह मान जिसको चर के स्थान पर, जिसको हम कहाँ रखें, चर के स्थान पर बहुपद में रखने के बाद या बहुपद में रखने पर, ध्यान से डेफिनेशन समझिएगा, बहुपद में प्रयुक्त चर का वह मान जिसको चर के स्थान पर बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बहुपद का शून्यक। उसे कहा जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे शून्यक कहेंगे, उसे बहुपद का शून्यक कहा जाएगा, या कहा जाता है। तो एक बार अगर हम फिर डेफिनेशन को दोहराएं तो देखिए, बहुपद में प्रयुक्त चर का वह मान जिसको चर के स्थान पर बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, एग्जाम्पल ले लिया जाए इसको समझने के लिए। तो x² प्लस 5x प्लस 6 ये क्या है, यह एक बहुपद है, और किस प्रकार का बहुपद है, इसका क्या नाम होगा, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा द्विघात बहुपद। इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इस वजह से इसे कहा जाएगा द्विघात बहुपद। अब देखिए, अगर हम इसमें x बराबर रख दें -2, अगर हम इसमें x बराबर रख दें -2, तो देखिए क्या होता है, हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे x के जगह पे -2 का होल स्क्वायर प्लस 5x है, x के जगह पर रखेंगे -2 प्लस 6, -2 का वर्ग करते हैं तो आ जाएगा कितना, 4,
यहाँ गुणा कर लो तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, 5 दूनी 10, फिर प्लस 6। अब अगर 6 और 4 जोड़ दें तो ये होगा 10 माइनस 10 बराबर 0। ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या रखा, x बराबर रखा -2, तो ये x का मान हुआ। हमने जब रखा तो वैल्यू कितनी आई, 0 आई। वैल्यू 0 आई तो जिस मान को रखने पर आई उसी मान को हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। यानी इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य जो होगा वो शून्य कितना होगा, वो शून्य होगा -2। तो इस तरीके से किसी बहुपद का शून्य वह संख्या होती है या प्रयुक्त चर का वह मान होता है जिसको बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान जो होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है या शून्य हो जाता है। तो इस तरह से शून्य की ये डेफिनेशन है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम आगे, आपको इसी शून्य के बारे में थोड़ी सी बात और कर ली जाए। अब बात करते हैं कि किसके कितने शून्य होंगे। हमारे पास कई बहुपद हैं, जितनी घात होगी उतने प्रकार के बहुपद होंगे। तो हम यहाँ 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा, पहला बात करेंगे हम सबसे पहले के बारे में बात करेंगे, रैखिक बहुपद। अब बात करें अगर हम रैखिक बहुपद में, तो रैखिक बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। दूसरे की बात करें हम, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की बात करें, इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात होगी 2। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसके शून्यकों की संख्या होगी वो भी कितनी, 2 होगी। इसी तरह बात करें हम आगे, अगर हम बात करते हैं आगे त्रिघात की, त्रिघात बहुपद की बात करें, और अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसकी घात कितनी होगी, 3। तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसके शून्यकों की संख्या होगी 3। अर्थात जितनी घात उतने शून्यक। आप देख सकते हो रैखिक बहुपद 1 घात, शून्यकों की संख्या 1। द्विघात बहुपद 2 घात, शून्यकों की संख्या 2। त्रिघात बहुपद 3 घात, शून्यकों की संख्या 3। अर्थात जिस बहुपद की जितनी अधिक घात होगी या जितनी ही घात होगी उस बहुपद के क्या होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान से एक बार फिर से इनको देख लीजिए कि शून्य क्या होता है, बहुपद में प्रयुक्त चर का वह मान होता है जिसको बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब बात करते हैं किसके कितने शून्यक होंगे, तो रैखिक बहुपद की 1 घात होती है इसलिए कितने शून्यक, 1 होंगे। द्विघात बहुपद की 2 घात होती है इसलिए उसके 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद की 3 घात होती है इसलिए उसके 3 शून्यक होंगे। तो जितनी घात उतने शून्यक होते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे हम किसी के शून्यकों को, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम, एक एक करके हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो आपके लिए बहुपद को आसान बना देगा। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। जनरल फॉर्म लेते हैं हम ax प्लस बी, ये किसके लिए लेते हैं हम, ये कौन सा फॉर्म है, किस बहुपद का फॉर्म है, ये फॉर्म है रैखिक बहुपद का, ये फॉर्म है रैखिक बहुपद का। तो अगर हम बात करें रैखिक बहुपद के जनरल फॉर्म ax प्लस बी की, तो ये एक आसान, ये क्या है, आप देखो इसमें एक ही चर प्रयुक्त है, 1 घात है तो शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बहुपद को यानी ax प्लस बी को बराबर रखेंगे 0 के। और अगर हमने 0 के बराबर रखा तो हमें मिलेगा यहाँ से x बराबर, देखो x बराबर, पहले बात करते हैं ax बराबर क्या होता है, b उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, फिर बात करें x बराबर a को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो b अपान a हो जाएगा। यही चर जो आपका x है इसका मान क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब अगर इसको हम एक फार्मूले का रूप दें तो रैखिक बहुपद के लिए फार्मूले का रूप b क्या है, आप देखो आपके बहुपद में b क्या है, अचर पद है, b आपका अचर पद और उसके आगे क्या लगा है,
ऋण लगा हुआ है। फिर बटे में बात करें हम, ए क्या है, ए किसका गुणांक है, ए है एक्स का गुणांक, तो यहां कहेंगे बटे में एक्स का गुणांक। तो इस तरह से हमें मिलेगा रैखिक बहुपद के लिए एक फार्मूला ये कि किसी का अगर शून्य ज्ञात करना, सबसे पहले हम उसको बराबर रखेंगे जीरो के और एक्स का मान निकालेंगे। या अगर आप फार्मूला याद करना चाहो तो रैखिक बहुपद के लिए शून्य का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। किसी भी रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, वो शून्य होगा माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। जैसे ये आप ले लेते हैं 5x + 3 और आपको इसका शून्य लिखना है तो आप क्या लिखोगे, -3/5, क्योंकि -3 देखो माइनस चिन्ह आपको लगाना, अचर पद कितना है 3 है और x का गुणांक कितना है, बटे में 5 है। तो ऐसे ही आप अगर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7x + 2 आपने लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके शून्यकों के लिए लिखेंगे, यहाँ पर उसके शून्य कितना लिखेंगे, -2/7। अगर आपने कोई ऋणात्मक संख्या का ले लिया, जैसे माइनस ले लिया 6x - 4, तो हमें यहाँ लिखना है, इसके शून्य कैसे लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब बात करते हैं अचर पद की, तो अचर पद क्या है, यहाँ पर आप देखो ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, तो अचर पद आपका होगा ऋण 4/6। तो इस तरीके से ये दोनों ऋण आपके प्लस हो जाएंगे और ये आएगा 4/6, इसको सरल कर दिया जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से इस बहुपद का शून्य हो जाएगा 2/3। तो ऐसे ज्ञात करते हैं हम रैखिक बहुपद। अब थोड़ा सा बात कर ली जाए इनके ज्यामितीय निरूपण पर, फिर हम बात करेंगे द्विघात बहुपद पर कि ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है बहुपदों का। किसी भी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे या किसी व्यंजक का ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे, तो जनरली हमने रेखा गणित में ये छोटा सा पोर्शन हमने पढ़ा है कि किसी भी बीजीय व्यंजक जो आपका होता है या जो रैखिक समीकरण लिखा होता है, जो रेखा का समीकरण होता है, वो जनरली x और y के रूप में लिखा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, x का मान रख के y का मान निकालते हैं या y का मान रख के x का मान निकालते हैं और फिर हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं उसे बहुपद, उसे अपने ग्राफ पर निरूपित करते हैं, निर्देशांक पर निरूपित करते हैं। तो कैसे, जैसे अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें, रैखिक बहुपद की बात करें, हमें इसका करना है ज्यामितीय निरूपण। हमने ले लिया एक छोटा सा, जैसे हमने ले लिया 6x + 2 ले लिया हमने, ये एक बहुपद है। अब हमें इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, तो ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हम इसे y बराबर मान लेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे y बराबर। अब हम इसमें x का एक मान रखेंगे, अगर हमने x का मान 1 रखा तो y बराबर क्या मिलेगा, 6 × 1 = 2, यानी 6 × 6 = 8। फिर हम अगर x बराबर 0 रख दें तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखो y बराबर आपको क्या मिलेगा, 6 × 0 + 2 यानी कुल मिला के 2। तो अगर इन दोनों को मिला के एक बिंदु बनाया जाए तो आपका होगा 1 8, और इन दोनों को मिला के एक बिंदु बनाया जाए तो आपका होगा 0 2। तो आप अगर इनका ग्राफीय निरूपण करें हम, तो देखो ग्राफीय निरूपण करेंगे, हम ग्राफीय निरूपण करेंगे इनका, तो इस तरीके से हम इनका ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो ये आपका होगा x 0 x डैश y o और y डैश 1 8, दोनों प्लस हैं, कहाँ होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे। एक को निरूपित करेंगे x अक्ष पर, तो ये रहा 1, ऐसे 2 3 4 5 ऐसे आगे जाते रहें। फिर इसी तरीके से हम इस पर निरूपित करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आइए निरूपण करते हैं इनका। तो पहले क्या है, 0 2, x का मान 0 है, तो अगर x का मान 0, x का मान कहाँ 0 होता है, x का मान 0 होता है y अक्ष पे, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो 2 वाला पॉइंट हमें लेना है, लेकिन y बराबर 2 है, तो ये y बराबर 2 हुआ और x बराबर है 0, तो ये वाला आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 का मान 2। इसी तरह पहले बिंदु को निरूपित करेंगे 1 का 8, तो ये रहा 1 और y के लिए 8,
तो हमारा पॉइंट ये होगा, तो 1,8 हो गया। तो एक ये पॉइंट मिला आपको। तो अब अगर आप इनको मिला दो, इनको आप मिला दीजिए ऐसे, ऐसे आप मिला दो। अब एक पॉइंट हम और ऐसा ज्ञात करते हैं जिसमें आपका y बराबर 0, और अगर हम y बराबर 0 इसमें रख दें तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर मिलेगा -2/6। x बराबर आपको मिल जाएगा इसमें, इसी में जब आप रखोगे y बराबर 0 तो x बराबर कितना मिलेगा, -2/6 यानी -1/3। और ये पॉइंट्स अगर आप कोऑर्डिनेट्स में दर्शाते हैं तो लगभग 1 से भी कम होगा, -1/3। जहां अगर आप इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये आपका ग्राफ लगभग ऐसे बन जाएगा, यानी आपका ग्राफ लगभग इस तरह से, ये हो गया आपका ग्राफ। जैसे अगर आपने इस जो 1 से भी कम होगा वो होगा -1/3, चूँकि यहाँ पर आप दर्शा नहीं सकते उसको, बहुत ही छोटा पॉइंट्स होगा। तो अगर हम इसको दर्शाते हैं इस तरह से तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं। देखो छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये काटेगा, ये x अक्ष को काट रहा है, यहाँ y अक्ष को भी काट रहा है, तो जो भी रेखा होगी वो x अक्ष को भी काटेगी और y अक्ष को भी काटेगी। अब कौन सा ज्यामितीय निरूपण द्विघात बहुपद को निरूपित करेगा, कौन सा ज्यामितीय निरूपण रैखिक बहुपद को निरूपित करेगा, कौन सा ज्यामितीय निरूपण त्रिघात बहुपद को निरूपित करेगा, इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम आपको बता दें, छोटी सी बात आपको बस याद रखनी है कि रैखिक बहुपद में प्रयुक्त चर कितना होता है, चर की घात कितनी होती है, घात होती है, सारा मैटर घात से रिलेटेड है। रैखिक बहुपद में घात होती है 1, द्विघात बहुपद में घात होती है, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म ले लिया जाए ax² + bx + c, और इसकी घात अगर हम बात करें तो घात होगी 2। फिर त्रिघात बहुपद ले लिया जाए, त्रिघात बहुपद ले लिया जाए तो ax³ + bx² + cx + d, और इसकी घात होगी 3। तो किसकी घात बढ़ रही है, x की घात बढ़ रही है, चर की घात बढ़ रही है। तो अगर चर की घात बढ़ रही है तो मैं आपको बता दूं ज्यामितीय निरूपण में हमारा जो x अक्ष होता है, जैसे ये हो गया हमारा x अक्ष, ये है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसी को कहेंगे हम लोग x अक्ष। तो इसको x अक्ष कहा जाता है, और ये आपका होता है y अक्ष। ताकि आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं ना। तो देखिए ये आपकी, इसकी घात होती है 1, इसकी घात होती है 2, और इसकी घात कितनी होती है 3। किसके रूप में है ये सभी x के रूप में। तो अगर x के रूप में है तो ध्यान रखना, अगर x के रूप में है तो x अक्ष को जितनी बार काटेंगे उतने, कोई भी ज्यामितीय निरूपण x अक्ष को जितनी बार काटेगा वह उतनी घात वाले बहुपद को निरूपित करेगा। जैसे अगर हमने इसको एक बार काटा, अगर हमने इसको एक बार काटा, तो ये देखो कितनी बार काट रहा है, यहां पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो एक पॉइंट पर कट करेगा तो ये हो गया रैखिक बहुपद। अगर इसने कोई दूसरा हमने दूसरा ले लिया, यह देखो 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, 1 2, तो ये वक्र किसको निरूपित करेगा, ये निरूपित करेगा द्विघात बहुपद को। अगर हम किसी तीसरे को ले लें तो यहाँ देखो कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, और यहाँ कट कर रहा है, तो ये 3 बार काट रहा है। इस कारण ये कितने घातों को निरूपित करेगा, ये त्रिघात बहुपद को निरूपित करेगा। तो जिसकी, यानी कोई भी ज्यामितीय निरूपण यदि वो x के रूप में है तो x अक्ष को जितने स्थानों पर काटेगा वह उसी प्रकार के रैखिक बहुपद को निरूपित करेगा। यानी आपको, अगर हम केवल ग्राफ की बात करते हैं बिना बहुपद को समीकरण को लिए, तो छोटे छोटे ग्राफ बना लिए जाए। जैसे ये आपका अक्ष है, यहां से एक रेखा ऐसे गुजर गई, दूसरा हमने ग्राफ ले लिया जिसमें ऐसे वक्र आपका है, तीसरा हमने ग्राफ ले लिया जिसमें ऐसे आपका वक्र है, चौथा हमने ग्राफ ले लिया जिसमें बस इतना है। अब अगर इन चारों की बात करते हैं हम,
ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। अब अगर इन चारों की बात की जाए तो पहला वाला एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है? केवल एक पॉइंट पर। दूसरा वाला कहाँ काट रहा है? 2 पॉइंट्स पे काट रहा है। तीसरा वाला कितने बिंदुओं पर काट रहा है? देखो 3 बिंदुओं पर काट रहा है। 3 नहीं बल्कि कुल मिला कितने हो गए? 4 बिंदु हो गए। 4 बिंदुओं पर कट कर रहा है। और चौथा कितने बिंदुओं पर हो गया? 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है। अब आप ध्यान से देखो, पहला 1 बिंदु पर, दूसरा 2 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को, तीसरा 4 बिंदुओं पर कट कर रहा है और चौथा जो है वो केवल 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो अब अगर हम इनकी बात करें, इनका नाम क्या रखेंगे? ये एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे? 1 होंगे, इसलिए इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। ये 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इसको कहेंगे चतुर्थ घात बहुपद। ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। तो अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? किसी ज्यामितीय निरूपण में कोई वक्र या कोई रेखा एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगी उसके उतनी घात होगी, यानी उसको उसी अनुसार नाम दिया जाएगा। ये 1 बिंदु पर काटेगा रैखिक बहुपद, 2 बिंदु पर काटेगा द्विघात बहुपद, 4 बिंदु पर काटेगा चतुर्थ घात बहुपद और 5 बिंदु पर काटेगा तो पंचम घात बहुपद है, 3 बिंदु पर काटेगा तो त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से हम जितनी घात होगी उतने बहुपद होंगे। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपका टोटली होमवर्क है, क्योंकि वो पूरी का पूरी तरीके से आपका उसमें जितना कुछ है वो बस ज्यामितीय निरूपण है। उसमें आपको देखना है कि वो एक्स को कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं और उसी के अनुसार उनका नाम आपको बताना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात किए हैं आपके साथ चर्चा किए हैं बहुपद पर, बहुपद के प्रकारों पर, जिसमें से रैखिक बहुपद और इनके ज्यामितीय निरूपण पर। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में आपकी इस दूसरी एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।